जीतूंगा तो तीसरी बार मैं ही, ये बता रहा हूं आपको। जैसे पत्थर पर लकीरें लिखा हुआ है, तीसरी बार भी मैं ही बनूंगा। मुझे कोई हरा नहीं सकता चुनाव में, मैं तीसरी बार भी जीतूंगा। पत्थर की लकीर है और 10 लाख से अधिक वोटों से जीतूंगा, मुझे कोई हरा नहीं सकता। दोस्तों, ये सतीश कुमार मजदूर मोर्चा का समझ नहीं है, ये हमारे चुनाव लड़ने वाले किशन पाल जी कह रहे हैं, और जहाँ भी कहीं जाते हैं उनका ये जुमला हमेशा रहता है। ये उनका घमंड बोल रहा है। उनको वहम हो गया था कि जनता तुम्हें वोट दे रही है। दरअसल जनता तो बहकावे में आ चुकी थी, और उनके ऊपर जो आंखों में पर्दा मोदी ने डाल दिया था अपनी जादूगरी से, वो अब लगभग उतर चुका है पूरी तरह से। चंद भगत बचे हैं जो उनके बुलावे पे जगह जगह पहुंच जाते हैं और उनको एक तरह से उकसावा देकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। तो जो आदमी 10 लाख वोटों से जीत रहा है और पत्थर की लकीर है और मोदी का आशीर्वाद है, तो परेशान क्यों है? उसे ज़रूरत क्या है जगह जगह भटकते फिरने की? कहीं कहीं लोगों को बुलाएगा, लंगर चलाएगा, रोटी खाने के बहाने लोग इकट्ठे हो जाएंगे, कहीं चाय पकौड़े के नाम पे लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। यार, जब तुम जीत ही रहे हो और 10 लाख वोटों में जीत रहे हो, पत्थर की लकीर है, तो फिर परेशानी किस बात की है? बड़ा अजीब मामला है। और सवाल ये पैदा होता है कि पिछले तुम 10 साल सत्ता में रह गए हो, तो तुमने किया क्या है? कौन से पत्थर फोड़े हैं, वो हमें नज़र क्यों नहीं आ रहे? सबसे बड़ा जिस पुल को लेके तुम अपनी प्रेस्टीज बना रहे थे, ये मेरी नाक का सवाल है, मैं 2 महीने में, 2 साल में, इस महीने, पता नहीं कितनी बार तो प्रेस नोट आए, कितनी बार प्रोपेगेंडा अखबारों में आया, वो आज तक तो पुल बना नहीं तुम्हारे से। 10 साल तो पूरे हो गए। उसके लिए ज़मीन जो सड़क बनाने की अप्रोच बनानी थी, वो तुमसे आज तक नहीं हुई। मतलब बातों की सुहाड़ी जितनी मर्जी तरवा लो, जितना मर्जी झूठ बुलवा लो, पाखंड करवा लो, काम नहीं करना कोई भी। खट्टर जी कहते थे करीब 3 साल पहले, छांसा मेडिकल कॉलेज 2 दिन में चला दूंगा, और ये श्रीमान जी, हमारे श्री कृष्ण पाल जी महाराज गुज्जर जी, वे पूरा पखंड करने पहुंच गए वहाँ। फौज के आर्मी का जो मेडिकल यूनिट थी वो बिठा दी वहाँ पे, हवन कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, सारे मंत्री संतरी विधायक सारे बैठ गए। लो जी, अब शुरू हो गया मेडिकल कॉलेज। मैं कल ही देख के आया हूँ, कल यानी कि सोमवार को। तो वहाँ तो अभी तक भी मुश्किल 72 के करीब ओपीडी में लोग आए हैं, छोटी मोटी बीमारियों के लिए आए हैं। दरअसल 2 साल 2.5 साल तक तो इनको वहाँ लगाने के लिए कोई डायरेक्टर ही नहीं मिला। डायरेक्टर जब तक नहीं होगा ढंग का, तो चलने का कोई हिसाब ही नहीं बनता। एक नालायक से आदमी को नल्लड़ मेडिकल कॉलेज से उठा के टेम्परेरी चार्ज दे दिया। वो दोपहर बाद आता था, शाम को अपने घर चला जाता था, और कई करोड़ों का पानी फेर के चला गया उस मेडिकल कॉलेज के ऊपर। अब मैंने जाके कल देखा था, वहाँ पे जो नए डायरेक्टर आए हैं वो पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं किसी तरह से हम इसमें जो सुविधाएं हैं, जो सीमित साधन हैं, उनसे कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सरकार को जो कुछ वहाँ देना चाहिए, सरकार अभी भी देने को तैयार नहीं है। जो अब नियत से काम करने वाला बेशक स्टाफ है वहाँ पे जितना भी है, लेकिन जब तक सरकारी संसाधन वहाँ नहीं होंगे, फैकल्टी पूरी नहीं होगी, साजो सामान पूरा नहीं होगा, तो उससे कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं। तो कृष्ण पाल जी के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि आप वहाँ पे कर क्या रहे हो 3 दिन से? आपके शहर की जितनी सड़कें हैं उनका जो हाल बेहाल है, वो कृष्ण पाल जी को दिखता नहीं है। प्रॉपर्टीज़ का इतना बढ़िया काम इन्होंने किया है। अब 62 करोड़ बता रहे हैं ना अपनी जो एफिडेविट में दिया है, वो तो ईडी अगले बार अगर इनकी सरकार जब चली जाएगी, वो आएगी ईडी, वो बताएगी 62 करोड़ है या 6200 करोड़ है या 62,000 करोड़ है, वो तो वो बही खाता खोलेगी। अभी तो सारा काम नामी बेनामी सब गोलमोल चल रहा है। कितने पेट्रोल पंप इन्होंने लगा दिए हैं, कितनी कॉलोनियाँ इन्होंने खड़ी कर दी हैं, कितने जायज़ और नाजायज़। पूरा नहर पार के इलाके में कोई भी बिल्डर या प्रॉपर्टी डीलर कोई काम कर नहीं सकता, कोई रजिस्ट्री हो नहीं सकती जब तक कृष्ण पाल जी ना कहें। खट्टर जी पूरी तरह सरेंडर किए हुए थे। फरीदाबाद का तो मुख्यमंत्री का पद भी कृष्ण पाल जी को ही सौंपा हुआ था। कौन से थाने में कौन थानेदार लगेगा, कौन सा डीएसपी लगेगा, कौन डीसीपी लगेगा, सारा काम जो पुलिस का था वो इनके पास था। और उसके नाते फिर जितनी गुंडागर्दी होनी है, शराब के ठेके चलने हैं, जो चलना है, पूरा चमड़े के सिक्के 10 साल इन्होंने चलाए हैं। और अब कहते हैं मुझे वोट की ज़रूरत ही नहीं। जब लोग जाते हैं, ख़ास तौर पर जैसे मोहन्ना का जिक्र आता था, मोहन्ना पे जो कट देना था, या इसके अलावा कोई भी लोग जाते हैं, कहते हैं
मुझे वोट थोड़ी दिया था तुमने, मोदी को वोट दिया था। बड़ा अजीब मामला है। अच्छा, कह रहे हैं सर यहाँ, तो जब हमने अगर मोदी को ही वोट देना है तो फिर तुम बीच में दलाल क्यों? भाई मोदी को भेज दो ना सीधा, उसी की फोटो लगा दो, उसी के नाम पे मोहर लगा देंगे। बीच में मोदी को रखने की क्या जरूरत है? मोदी ने अगर सीधा ही काम करना है तो बीच में कृष्णपाल की कहाँ जरूरत है? दरअसल जनता को चाहिए अपना नुमाइंदा। प्रधानमंत्री मोदी तो देश के हो गए, मान लिया मैंने, लेकिन मेरा प्रतिनिधि कौन है? यहाँ जो 22-25 लाख की आबादी है, या पलवल और फरीदाबाद का पूरे जिले की जनता है, वोटर हैं, वो किसको अपना प्रतिनिधि माने? तुम तो मोदी के प्रतिनिधि होगे, तो मेरा प्रतिनिधि कौन हुआ? तो सबसे बड़ा मसला ये है। इसके अलावा दूसरा बड़ा सवाल ये आता है कि भाजपा को ही क्यों वोट दिया जाए, कांग्रेस को क्यों ना दिया जाए? ये सबसे बड़ा मुख्य सवाल है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो भाजपा को भी नहीं। मैंने हमेशा नोटा का प्रयोग किया है, क्योंकि मुझे राजनीतिक जितने भी धंधे चल रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन तीसरा विकल्प बन नहीं सका। लेकिन अब जो परिस्थितियाँ भाजपा ने खड़ी कर दी हैं, उनमें देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि कम से कम कांग्रेस के राज में हम विरोध तो कर सकते थे, अपनी आवाज़ बुलंद तो कर सकते थे, जो गलतियां वो करते थे उनका गिरबान पकड़ तो सकते थे, उनको मजबूर करते थे। और कांग्रेस के खिलाफ जब भी कोई प्रदर्शन होता था, जब भी किसी पर आरोप लगते थे, वो इस्तीफा भी दिया करते थे। रेल मंत्री पे आरोप लगे, उसने इस्तीफा दिया, किसी और मंत्री पर आरोप लगे, वो इस्तीफा दिया। कोई प्रदर्शन होता था तो वो बात सुनते थे और अपनी गलती मान के कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते। ये तो इतने बेशरम और झूठे हैं, ये तो मानते कुछ नहीं। पहलवान बेटियां घिसट के बेचारी मर के दुखी होकर भटक गई, और किसी ने कुछ भी किया होगा, कोई असर ही नहीं है। कोई संवैधानिक संस्था बची नहीं जिसको इन्होंने लूटा नहीं। रिजर्व बैंक इन्होंने खाली कर दिया, सारा बैंक सारे खाली कर दिए इन्होंने, और कह रहे हैं कि अभी। अच्छा, मजेदार बात यह है, जो सत्ता में आने के वक्त इन्होंने कहा था भाई उनको 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दे दो। अपने शासकों को 60 साल दिए हैं, एक सेवक को 60 महीने दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अब 60 महीने में तो इन्होंने अपना दोस्तों के घर भी इनसे पूरे नहीं भरे गए, लगे रहे। अब देखा कि 60 महीने पूरे होने को आए, भाई मुझे एक चांस और दे दो। एक चांस भी दे दिया। अब जब 19 में वोटिंग हुई, वो क्या पुलवामा के हालात थे, मैं उस पर अलग से बेशक हमें काम करना पड़े, लेकिन मैं इतना ही करूँगा कि सेल्फ क्रिएटेड वो ड्रामा था मोदी का, अपना ब्रेन चाइल्ड था वो मोदी का। उसके बाद जब इनको देखा ये मिल गई, तो 18-17 में कहने लग गए थे कि मैं कोई भी काम जो होता था 22 में, मतलब अपने जो 14 से 19 की टर्म थी, इसमें कोई काम नहीं, हर काम के लिए 22 में करूंगा। हर काम के लिए, किसानों की आय है या कोई और काम है, 22 में। अब वो देखा 22 भी आ गया, अब कहते नहीं 47 में। हमारा लक्ष्य साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। मतलब किस तरह से अपनी गोल पोस्ट को बदलते रहते हैं। जो काम आपको हर साल, हर महीने रिपोर्ट देनी चाहिए, भाई 1 साल का मेरा ये एजेंडा है, मेरा 5 साल का एजेंडा ना, उसका कोई ताल्लुक नहीं। 1000 साल के लिए मैं तो देश की योजना बना रहा हूँ, 1000 साल की। 5 साल की तो बनती नहीं है, 1000 साल की बना दी। 47 में बात करना मेरे से। अरे क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो भाई? जनता को दिख रहा है जो तुमने 1 साल में कर रहे हो, ये तो ट्रेलर है। ट्रेलर तो हम देख रहे हैं। मीडिया ख़त्म कर दिया आपने, जुडिशरी ना के बराबर रह रही है। रोज़ हम हाई कोर्टों के तमाशे देख रहे हैं, रोज लोअर कोर्टों के देख रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में भी जो हो रहा है, मैं उस पर कोई ज़्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। जो हो रहा है वो हम देख रहे हैं। और कैग जो पूरे देश का बही खाता देखता है, हिसाब किताब करता है, जिसकी रिपोर्ट को लेके, जिसके कैग का जो चीफ था, राय जो उस वक्त था, उसका लेके आपने जो जिस तरह से कांग्रेस को बदनाम किया, और बाद में जब उसका देखा तो सब झूठ निकला। तो उस कैग की तो आपने गला घोट दिया। पहले हर साल में कम से कम 15, 20, 30, 40 रिपोर्टें कैग की आया करती थी। अब पिछले 5 साल में तो रिपोर्ट ही आनी बंद हो गई। पिछले कुछ 8-10 महीने पहले कुछ जिक्र आया था, उन्होंने कुछ रिपोर्टें बनाई, जिन्होंने रिपोर्टें बनाई वो उठा के बाहर फेंक दिए। तू वहाँ बैठ के तो हिसाब करने की जरूरत नहीं है, तू वहाँ जाके ये काम हिंदी पढ़ा, हिंदी पढ़, मतलब इस तरह के काम।
कोई भी काम इन्होंने करने नहीं दिया किसी को, सब चीज़ें अपनी मुट्ठी में रखने की कोशिश की है। तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का इन्होंने सिलसिला किया है। तो इन हालात ने मजबूर किया कि भाई ठीक है, कांग्रेस वाले को बहुत भले नहीं थे, लेकिन वो कम से कम सुनते तो थे, उनको जाके पकड़ तो लेते थे, वो शर्म तो करते थे, भाई हमसे गलती हुई है तो गलती मान लेते थे और गलती में सुधार करने की कोशिश कर। ये इन बेशर्मों को क्या कर लो, ये तो सुनने को तैयार नहीं। कोई बोले तो फकड़ा घोट दो, उसको जेल में कर दो। दुनिया जेल में भर रखी है, बिना बात को मुकदमा चलाना नहीं, कुछ चार्जशीट देनी नहीं, पड़े हैं जेलों में और कोर्टें हैं कानों में डाटा दिए बैठी हैं, आंखें नीचे बैठी हैं। तो कम से कम कांग्रेस में वो गदर फंड तो नहीं था। अगर मान लो इनसे छुटकारा पाने का तो कांग्रेस आ जाए, कांग्रेस में खामियां होंगी लेकिन उनसे लड़ तो सकेंगे, कोई और विकल्प की बात तो कर सकेंगे। तो यहाँ तो रास्ता ही सारा बंद कर रखा है। हम ये मान के नहीं चलते कि कांग्रेस आ जाएगी तो सारा फर्क बन जाएगा और सारी समस्याएं हो जाएंगी, नहीं होंगी, कोई बात नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ बोलने का, आवाज़ बुलंद करने का रास्ता तो रहेगा हमारे पास। अगले चुनाव तो हो जाएंगे, अगर इनके पास आ गए तो चुनाव की भी जरूरत नहीं है। फिर तो एक देश, एक पार्टी और एक नेता, और ऐसा बढ़िया संविधान बना देंगे। ये 400 पार हो गया या 370 पार हो गया, फिर संविधान में परिवर्तन करने की इनको पूरी छूट मिल जाएगी। और कोई बड़ी बात नहीं, कश्मीर जैसे यूटी बना दिया तो कल को हरियाणा भी यूटी बन जाएगा, यूपी को भी यूटी बना सकते हैं, मद्रास को भी यूटी बना देंगे। कहते हैं यहाँ चीफ मिनिस्टरों की विधानसभा की जरूरत ही नहीं है, हमने गवर्नर बिठा दिया ना, वो अपने कर लेगा थानेदारी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कोई नई बात और अजीब बात नहीं होगी। अगर इनको सत्ता में आने का मौका मिल गया तो फिर जनता को चुनाव में जाने की, वोट डालने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। मोदी जी कह देंगे मैं हूं ना, जब मैं सारा कुछ कर दूंगा, देश हित मुझे पता है कहाँ है, देश हित के नाम पे कितने अडानी, कितने अंबानी, कितने वो नेता पालने हैं, कितनों को बैंक लुटवाने हैं, मुझे पता है सारा, चिंता ना करो, वोट डालने की तकलीफ ना करो, कि चुनाव में बड़ा भारी खर्चा होता है, वो देश हित में हम कहीं और लगाएंगे, आप इसके झंझट में ना पड़ो। तो अगर इनको अगला मौका मिल गया तो फिर चुनाव की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। कम से कम अगर कांग्रेस आती है, को बहुत भला नहीं करेगी तो उनसे लड़ तो लेंगे, उनके बाद कम से कम अगला चुनाव आएगा, उस चुनाव में उनसे निपटते हुए उनसे सवाल जवाब तो करेंगे, हमारे पास सवाल करने को तो मौका मिलेगा। तो ये परिस्थितियाँ, इनके अंदर ये जरूरी बनता है कि हमें इनसे एक बार पिंड छुटाना जरूर पड़ेगा। उसके बाद कांग्रेस आएगी, उससे भी निपटेंगे, उनसे अगर गलतियाँ होंगी, गलत करेंगे तो उनसे हम लड़ भिड़ सकते हैं। यहाँ तो मामला ही ख़त्म हो रहा है। अब आज की परिस्थितियों में जो चुनावी माहौल बन रहा है, इस पे एक विशेष रिपोर्ट अभी हम तैयार कर रहे हैं, वो हम कोशिश करेंगे कल तक उसको लाने की कोशिश करेंगे। जो हमने सर्वे किया है पूरे पलवल और फरीदाबाद का, जो सर्वे हमारे पास है, उसके ऊपर मैं थोड़ा कल इसमें मैं सोच रहा हूँ पूरी तैयारी के साथ मैं कुछ आंकड़े और कुछ परिस्थितियाँ जो हमने सर्वे किया है उस पर हम कल से बात करना चाहेंगे कि भाजपा की स्थिति क्या है, कृष्णपाल जी के बहकावे में कितने लोग आ रहे हैं और महेंद्र प्रताप को कितना सुना जा रहा है और क्या क्या हो रहा है। जो हमने अंदरूनी रिपोर्ट इकट्ठी की हैं, इसको लेके हम कल एक और 5-7-10 मिनट की वार्ता करना चाहेंगे। धन्यवाद साथियों।